हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि मैंने आपको वर्ब के चैप्टर में वर्ब के काइंड्स पढ़ाया, जिसमें ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब पढ़ाया मैंने आपको। मैं आज आपको वर्ब में ही फाइनाइट वर्ब क्या होता है, नॉन फाइनाइट क्या होता है, तो उस चैप्टर में मैं आपको आज नॉन फाइनाइट के बारे में बताएंगे और नॉन फाइनाइट कितने टाइप के होते हैं उनके बारे में पढ़ाएंगे। और आप ये चैप्टर ध्यान से पढ़ेंगे तो आपका 100% फाइनाइट क्या होता है, नॉन फाइनाइट क्या होता है, ये क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको जो कहना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरा जो चैनल है नीरज ग्रामर टिप्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें, शेयर करना मत भूलें। थैंक यू। देखिए, पढ़ते हैं वर्ब। वर्ब में ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है फाइनाइट, जो मेन वर्ब होती है, इसमें एक आता है फाइनाइट, और दूसरा होता है नॉन फाइनाइट। दूसरा होता है नॉन फाइनाइट। देखिए, जो फाइनाइट वर्ब होती है, फाइनाइट वर्ब जो लिखी जाती है वो सेंटेंस के सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट के वो भी नंबर पर सेंटेंस इसके हिसाब से लिखी जाती है, नंबर और पर्सन के हिसाब से लिखी जाती है। दूसरा, टेंस के अकॉर्डिंग लिखी जाती है। टेंस वाली से कहते हैं, प्रेजेंट एंड डिफरेंट का है तो हो जाएगा ही गोज, दे गो। अब आपने यहां देखा कि यहाँ पर लिखा है गोज और यहाँ लिखा है गो। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस प्रेजेंट एंड डिफरेंट का है। साथ ही साथ सब्जेक्ट सिमिलर है, तो इसमें नंबर का पड़ा। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट सिमिलर नंबर का है, इसलिए सिंगुलर वर्ब यूज किया है। साथ ही ये थर्ड पर्सन का सिमिलर नंबर है, इसलिए वर्ब सिमिलर है। जबकि ये भी थर्ड पर्सन का है, लेकिन ये प्लूरल नंबर है, इसलिए प्लूरल नंबर की वर्ब है। तो जो फाइनाइट वर्ब होते हैं वो टेंस के अकॉर्डिंग लिखे जाते हैं और सब्जेक्ट के नंबर पर्सन के अकॉर्डिंग लिखे जाते हैं। इसे कैसे कह सकते हैं? इसे ही वेंट भी हो सकता है, ही हैज गॉन टू स्कूल। अब आपने देखा यहां लिखा है वेंट, क्यों? यहां गॉन क्यों नहीं लिखा गया? क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट का है, इसलिए पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, इसलिए गो का वेंट हो गया। जबकि यहां पर क्या है, ही हैज गॉन, ये प्रेजेंट परफेक्ट का है और सब्जेक्ट सिमिलर है, तो सिमिलर के साथ आया जाती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। तो इस प्रकार से आपने नोटिस किया, ऑब्जर्व किया कि जो फाइनाइट वर्ब होते हैं वो उनका प्रभाव या उन पर जो उनका जो फॉर्म चेंज होता है वो सेंटेंस के सब्जेक्ट के नंबर पर्सन और टेंस के अकॉर्डिंग लिखे जाते हैं। तो ऐसे वर्ब को हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट किसे कहते हैं ये देखेंगे। देखिए, नॉन फाइनाइट का मीन्स होता है जो फाइनाइट ना हो। जो फाइनाइट ना हो तो नॉन फाइनाइट कहते हैं। तो नॉन फाइनाइट वर्ब जो होती हैं, जो फाइनाइट ना हो, नॉन फाइनाइट ऐसी वर्ब हैं जिनके फॉर्म में चेंजेस सेंटेंस के सब्जेक्ट और टेंस का नहीं पड़ता है। मतलब ऐसे वर्ब जो सेंटेंस के सब्जेक्ट के नंबर पर्सन के अकॉर्डिंग में लिखे जाएं, टेंस के अकॉर्डिंग में लिखे जाएं, अर्थात ऐसे फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट डजंट चेंज द नंबर एंड पर्सन एंड द टेंस ऑफ दिस सेंटेंस। सेंटेंस के टेंस और सब्जेक्ट के नंबर के पर्सन के अकॉर्डिंग नहीं लिखे जाते हैं, उन पर उनके फॉर्म में इनका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो ऐसे वर्ब नॉन फाइनाइट कहलाते हैं। और नॉन फाइनाइट
हैं वो होते हैं 3। वो कौन से होते हैं? वो 3 होते हैं। जैसे पहला है इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव होता है। दूसरा होता है जीरेंड, और तीसरा होता है पार्टिसिपल। तीसरा होता है पार्टिसिपल। पहला क्या होता है? इन्फिनिटिव, दूसरा होता है जीरेंड, तीसरा होता है पार्टिसिपल। आज के इस वीडियो में मैं आपको इन्फिनिटिव के बारे में डिटेल से पढ़ाऊंगा। तो थोड़ा पढ़ने से पहले समझ लीजिए, जो इन्फिनिटिव होता है ये किसी सेंटेंस में नाउन का काम करता है। जीरेंड भी नाउन का काम करता है, और पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम करता है। पार्टिसिपल किसका काम करता है? एडजेक्टिव का काम करता है। हम पढ़ेंगे इन्फिनिटिव के बारे में। अब देखिए इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव जो होता है वो दो होते हैं। एक होता है इन्फिनिटिव जो लगता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बनता है, और ये क्या काम करता है? नाउन का काम करता है। और एक इन्फिनिटिव होता है विदाउट टू, विदाउट टू, जिसको बेयर इन्फिनिटिव भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? बेयर इन्फिनिटिव भी कहते हैं। मीन्स इन्फिनिटिव या वर्ब या इन्फिनिटिव विदाउट टू या ओमिशन ऑफ टू, जिसमें टू का ओमिशन हो। बेयर इन्फिनिटिव हो, टू ना लगे, विदाउट टू के हो, तो वो बेयर इन्फिनिटिव होता है। जैसे कह दिया जाए लेट मी गो, लेट मी गो। अब आपने देखा यहां लेट एक वर्ब है, लेट एक ट्रांजिटिव वर्ब है, लेकिन कैसी है? इसमें आपने देखो गो लगा है, लेकिन कहीं भी टू नहीं लगा। जैसे आई मेड हिम स्लीप, मैंने उसको सुलाया। अब आपने देखा मेड है, तो मेड की सेकंड फॉर्म है मेड की, तो मेड की सेकंड फॉर्म मेड हो गए। तो मेड अगर सेंटेंस में मेड है मुख्य वर्ग के रूप में, प्रिंसिपल वर्ग है, तो उसके बाद आने वाली जो भी क्रियाएं होंगी वो क्या होगा? बेयर इन्फिनिटिव होगी, अर्थात टू नहीं लगेगा। तो स्लीप के साथ टू नहीं लगा। इसी तरह से जो ये इन्फिनिटिव होता है उसको बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं या ओमिशन ऑफ टू। और एक होता है जिस वर्ब के साथ टू का यूज हो तो वो बेयर, वो भी इन्फिनिटिव हो गया। अब हम पढ़ेंगे थोड़ा इसके बारे में डिटेल से। देखिए हमने जैसा बताया ये सेंटेंस में कहे का काम करता है। इन्फिनिटिव सेंटेंस में जो काम करता है वो नाउन का करता है। और नाउन के कौन कौन से कार्य होते हैं? जैसे कह दिया जाए सेंटेंस ऑफ दी सब्जेक्ट ऑफ दी वर्ब, वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। तो जैसे कह दिया जाए टू स्विम इज गुड एक्सरसाइज, टू स्विम इज अ गुड एक्सरसाइज। स्विम क्या है? गुड एक्सरसाइज। अब आपने देखा यहां इन्फिनिटिव लगा है, और जो इज का क्या है? सब्जेक्ट है। जो इसका क्या है? सब्जेक्ट है। इस प्रकार से ये हो गया। ऐसे ही है ऑब्जेक्ट ऑफ दी वर्ब, वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में। जैसे कहते हैं नो वन लाइक टू डू इट, नो वन लाइक्स टू डू इट। अब इसमें देखा, इसमें वर्ब क्या है? लाइक। तो लाइक का ऑब्जेक्ट क्या है? टू डू, और ये टू डू क्या है? ऑब्जेक्ट। तो नाउन का ये भी एक काम होता है, क्या? वर्ब के ऑब्जेक्ट का काम करना। तो यहां देखिए टू डू क्या काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसलिए यहां टू डू क्या है? नाउन है, जो नाउन के फंक्शन में आता है। इसी प्रकार से
हम कह सकते हैं कंप्लीमेंट ऑफ द वर्ब के कंप्लीमेंट के रूप में। जैसे ही इज टू गो, जैसे क्या दिया जाए, ही इज टू गो। अब यहां पर देखिए टू गो क्या है, इज का कंप्लीमेंट है, और इस क्या है, एक बी का फॉर्म है जो यहां बी के रूप में यूज किया गया है। तो ये इसका एक कंप्लीमेंट है, क्या है, टू गो। तो टू क्या, गो क्या हो गया, इंफिनिटिव हो गया। तो ये भी एक नाउन के काम में, नाउन का तीसरा काम होता है कंप्लीमेंट ऑफ दी वर्ब। इसी तरह उद्देश्य और कारण बताने के लिए भी हम जो है इंफिनिटिव का प्रयोग करते हैं। किसके लिए, उद्देश्य और कारण बताने के लिए, पर्पस और रीजन बताने के लिए भी हम इंफिनिटिव का प्रयोग करते हैं। जैसे कह दिया जाए, he sold his watch to buy a book। जैसे है, he sold his watch, he sold his watch to buy a book। अब आपने यहां पर देखा कि उसने अपनी बुक बेच दी। हमने क्या होता है, पर्पस और रीजन। तो वॉच को बेचने की वजह क्या है, टू बाई अ बुक, बुक खरीदना। तो टू बाई अ बुक क्या हो गया, ये पर्पस हो गया, ये क्या हो गया, पर्पस। और अब सोल्ड वॉच, घड़ी को क्यों बेचा, क्या रीजन था, तो यहां पर ये क्या बता रहा है, ये रीजन बता रहा है, ये रीजन बता रहा है। इसलिए हम रीजन और पर्पस वाले वाक्यों में भी इंफिनिटिव का प्रयोग करते हैं। अब देखिए कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, कुछ ऐसी वर्ड होती हैं जिनके बाद सीधे इंफिनिटिव का प्रयोग होता है। किसके साथ होता है, जैसे कह दिया जाए, जैसे कह दिया जाए एडवाइस, जैसे कह दिया जाए एडवाइस, आस्क, allow, advise, ask, allow, compel, beg, order, imagine, imagine, compel, order। इनके तुरंत बाद क्या होता है, एक इंफिनिटिव का प्रयोग, अर्थात ये अगर वर्ब आती हैं सेंटेंस में मेन वर्ब के रूप में और बहुत सारे वर्ब हैं, तो इनके बाद ये सीधा क्या लेती हैं, ये सीधे इंफिनिटिव के साथ प्रयोग किया जाता है। जैसे क्या किया जाए, मतलब इनके बाद इनका जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर इसके बाद यही वाली वर्ब होगी, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा, फिर इसके बाद इंफिनिटिव का प्रयोग होगा। ये स्ट्रक्चर होगा इसका, ये देख लेना, इंफिनिटिव का प्रयोग होगा। जैसे कह दिया जाए, ही एडवाइज मी टू गो। अब आपने देखा ये सब्जेक्ट है, ये एडवाइज ये वाली क्रिया है, देखिए इसके बाद ऑब्जेक्ट आया और टू गो, तो एक स्ट्रक्चर। अगर ये वर्ब आती है तो सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा और फिर इंफिनिटिव का प्रयोग किया जाए। इस प्रकार से ये जो होती हैं ये वर्ब। इसी तरह लाइक, वांट और विश, इनके साथ अगर ये वर्ब के रूप में आते हैं तो सीधे क्या प्रयोग होगा, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा फिर वर्ब होगा। मतलब यही बात, सब्जेक्ट, वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर इंफिनिटिव। कौन कौन सी क्रिया बताई हमने, वांट, लाइक और विश। ये ऐसी वर्ब हैं जिनके साथ क्या नियम फॉलो होता है, क्या स्ट्रक्चर फॉलो होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, देन इंफिनिटिव का प्रयोग होता है। जैसे कह दिया जाए, आई वॉन्ट एवरीवन टू लिसन टू दिस नोटिस। आई वॉन्ट everyone
लिसन, आई वॉन्ट एवरीवन, आई वॉन्ट एवरीवन, क्या एवरीवन हो जाए, टू लिसन दिस नोटिस, मैं चाहता हूं कि सभी लोग इस नोटिस को सुने। आपने देखा यहां पर क्या है, सब्जेक्ट है, वांट का केस है ना, वांट वाले में है तो वांट के साथ क्या है, ऑब्जेक्ट आएगा, फिर इसके बाद इंफिनिटिव का प्रयोग होगा, तो ये फॉलो होता है। अब आज के इस वीडियो में मैं आपको केवल इंफिनिटिव के जिसके साथ टू का यूज होता है मैं वो आपको पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वेर इंफिनिटिव को डिटेल से पढ़ाऊंगा, क्योंकि इंफिनिटिव एक बड़ा चैप्टर है जो अपने आप में एक वीडियो में कवर नहीं हो सकता। इसी तरह से कुछ और वर्ब होती हैं, जैसे अपीयर है, सीम्स है, अटेम्प्ट है, ट्राई है, बिगिन है, इनके साथ क्या होगा, तो इसमें क्या होता है, इसी तरह से रिफ्यूज है, प्रॉमिस है, ये ऐसी वर्ब हैं जो अपने साथ क्या होता है, इनके साथ सीधे इंफिनिटिव का प्रयोग किया जाता है। जैसे कह दिया जाए दे रिफ्यूज टू वर्क फॉर यू, दे रिफ्यूज टू वर्क फॉर यू। अब आपने देखा यहां दे के बाद रिफ्यूज आया, टू वर्क सीधे इंफिनिटिव आया, कि तो हमने कौन कौन सी क्रिया बताई, रिफ्यूज बताया, सीम बताया, अपीयर बताया, ये ऐसी वर्ब हैं जिनके तुरंत बाद इंफिनिटिव का प्रयोग होगा, जबकि इसके पहले लाइक, वांट, विश, बहुत सारी और की क्रियाएं, एडवाइस, आस्क, कंपेल, बहुत सारी क्रियाएं बताई जिनके साथ क्या स्ट्रक्चर था, सब्जेक्ट था और वो वाली वर्ब थी, इसके बाद ऑब्जेक्ट आता था, देन इंफिनिटिव का प्रयोग होता। लेकिन ये कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जैसे रिफ्यूज है, अपीयर है, सीम है, प्रॉमिस है, डिजायर है, रिमेंबर है, ये ऐसी वर्ब हैं जिनके बाद तुरंत इंफिनिटिव का प्रयोग होता है। ये चीज हुई। अब देखिए हम थोड़ा एक अगला नियम पढ़ते हैं, रिमेंबर, फॉरगेट, लाइक, स्टॉप, कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनके बाद इंफिनिटिव और जीरेंड के प्रयोग में थोड़ा सा अर्थ में अंतर होता है। जैसे कह दिया जाए आई विल रिमेंबर टू पोस्ट द लेटर, अर्थात चिट्ठी पोस्ट करनी है, मैं इसे याद रखूंगा। इसको हम ऐसा करके कहेंगे, हम चिट्ठी पोस्ट की गई, इसे मैं याद रखूंगा। ये अपने आप में थोड़ा सा अंतर है। तो जैसे सेंटेंस आई विल रिमेंबर टू पोस्ट द लेटर, आई विल रिमेंबर टू पोस्ट द लेटर, मैं याद रखूंगा टू पोस्ट द लेटर में लेटर को पोस्ट करना। ये अपने आप में सेंटेंस यहां पर इंफिनिटिव का प्रयोग अगर देखा जाए तो इसका मतलब होता है लेटर को पोस्ट करना है, इस चीज को मैं याद रखूंगा। अगर इसको मैं ऐसे लिख दूंगा आई विल रिमेंबर पोस्टिंग द लेटर, आई विल रिमेंबर पोस्टिंग द लेटर, इसका अर्थ क्या हो गया, इसका अर्थ हो गया चिट्ठी पोस्ट की गई है, इस बात को मैं याद रखूंगा। चिट्ठी पोस्ट की गई और मैं इसे याद रखूंगा। अब ये अपने आप में सेंटेंस अजीब लगता है कि चिट्ठी पोस्ट कर दी, इस बात को हमें याद रखने की क्या जरूरत है, जबकि सेंटेंस ये हमें याद रखना चाहिए। ये सेंटेंस अपने आप में गलत है। तो यहां पर क्या यूज होना चाहिए, इंफिनिटिव यूज होना चाहिए। इसी तरह ही स्टॉप्ड टू स्मोक,
इसलिए इन्फिनिटिव और जीरेंड के प्रयोग में हमें सावधानी बरतनी होगी, नहीं तो उसका मीन्स चेंज हो जाएगा। ऐसे ही स्टॉप्ड टू स्मोक, एक सेंटेंस ये रखा है। दूसरा सेंटेंस है ही स्टॉप्ड स्मोकिंग, ही स्टॉप्ड स्मोकिंग, उसने स्मोकिंग बंद कर दिया। और यह क्या है, यहाँ पर क्या है, ही स्टॉप्ड टू स्मोक, वो स्मोक करने के लिए रुका। इसलिए हमें ध्यान रखना है, अगर हमें स्मोकिंग बंद करना है तो ये, अगर स्मोक करने के लिए रुकना है तो इन्फिनिटिव का प्रयोग होगा। इस चीज को हमें ध्यान रखना है कि उसने सिगरेट पीना बंद कर दिया, छोड़ दिया, तो ये सेंटेंस होगा। अगर कह दिया जाए वो स्मोक करने के लिए रुका, तो ये सेंटेंस होगा। और ऐसा नहीं कि इसकी जगह में ये लगा दो और उसकी जगह में स्मोकिंग कर दो, जो अपने सेंटेंस गलत। अब आपको मान लीजिए स्मोकिंग करने के लिए रुकना है, तो आप वहां कर दिए ही स्टॉप्ड स्मोकिंग, और मान लीजिए आपको स्मोकिंग बंद कर दिया है तो वहां लिखिए ही स्टॉप्ड टू स्मोक, तो दोनों के मीन्स में बिल्कुल डिफरेंट होगा, परिवर्तन होगा। इसलिए इस चीज को याद रखना है कि कहाँ इन्फिनिटिव लगेगा, कहाँ जीएन लगेगा। अब आज का वीडियो इतना ही, थैंक यू।